हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। देखो, मेनली हमें बात करनी है दो चीजों के बारे में। एक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसको प्रोनाउंस करते हैं एज डी ब्रॉय, बट आई विल बी प्रोनाउंसिंग इट एज डी ब्रॉगली ओनली, सो दैट लिखते टाइम हमारा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बट या, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉय। सो वो ध्यान में रखना। So one, we need to talk about de Broglie hypothesis, and second, we need to talk about Einstein's photoelectric equation. इस चैप्टर में एक्चुअली देखा जाए तो इसके अलावा भी थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स यू कैन कवर इट व्हाइल यू रीड द टेक्स्ट बुक। बट बाय एंड लार्ज जो डिस्कशन हमारा फोकस्ड रहेगा वो इन दो टॉपिक्स पे ही रहेगा। एंड या, दीज आर द टू मेन टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो स्टार्ट कर लेते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के साथ। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से ओके, सो डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रपोज किया कि कोई भी चीज अगर एक पार्टिकल है तो पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव एंड अ वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। Particle has a wave like behavior and waves also have particle like behavior. अगर इन दोनों का आपस में सिमिलरिटी रहेगा तो इनके जो एनर्जीज रहेंगे वो हम इक्वेट कर सकते हैं। जैसे वेव का जो एनर्जी है इट इज E इक्वल टू एच एफ। यहाँ H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANK है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। और यूनिट देखोगे तो एनर्जी का यूनिट जूल और फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड होता है। सो दैट पर सेकंड गोज ऑन द लेफ्ट एंड यू गेट जूल सेकंड एज द यूनिट फॉर एच। एंड वेव के लिए फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन था, वेव के लिए एक इक्वेशन था v इक्वल टू एफ लैम्बडा। v मतलब वेव का वेलोसिटी, f मतलब वेव का फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। तो इसी इक्वेशन को अगर यहाँ पे डाल दोगे तो E का फॉर्मूला बन जाएगा h। v मतलब वेव का वेलोसिटी था। लेट अस से द वेव वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ लाइट वेव। तो अगर लाइट वेव के बारे में बात करेंगे तो v के जगह c लिख लेंगे, वेयर c वुड रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो f को लिख लेंगे c अपॉन लैम्बडा एंड एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा h इंटू f को लिखा था c बाय लैम्बडा। सो ये हो जाएगा वेव का एनर्जी। पार्टिकल का जो एनर्जी था बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन, पार्टिकल एनर्जी वाज E इक्वल टू mc स्क्वायर। सो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि पार्टिकल का वेव लाइक बिहेवियर रहेगा, वेव का पार्टिकल लाइक बिहेवियर रहेगा, तो इनके जो एनर्जीज है इन्हें हम इक्वेट कर सकेंगे। सो व्हेन यू इक्वेट द एनर्जीज यू गेट mc स्क्वायर, that is the particle energy should be equal to wave energy which is hc by lambda. If you cancel a c on both the sides, c और c कट कर दिया, सो लैम्बडा को हम लेफ्ट में ले सकते हैं, m इंटू सी को राइट में ले लेंगे। सो लैम्बडा हो जाएगा h अपॉन m इंटू सी। बट m into c is like mass into velocity and mass into velocity becomes momentum. So lambda will be equal to h by p. एंड ये था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस कि कोई भी पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ रहेगा इट कैन बी गिवन बाय h by p, जहां h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, और p जो रहेगा पार्टिकल का मोमेंटम रहेगा। आई नो एट दिस पॉइंट यू माइट बी थिंकिंग कि m इंटू सी, इसमें c मतलब तो लाइट का वेलोसिटी हो गया, तो स्पेसिफिकली कोई पर्सन अगर रहेगा तो वो लाइट के वेलोसिटी से ट्रैवल तो नहीं करेगा। इन दैट केस द एंटायर थियरम में फेल। बट दैट डाउट आई एम नॉट आंसरिंग इट एज ऑफ नाउ, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिमेंबर की m इंटू सी, भले ही c तुम्हारा लाइट का वेलोसिटी था, वी आर राइटिंग इट एज मोमेंटम, एंड यहाँ पे मोमेंटम बन जाएगा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ओनली। सो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी नहीं है तब भी हम पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। So that is your de Broglie hypothesis, that the de Broglie wavelength for any particle is given by h by p, जहां p मतलब पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, and we will write linear momentum as m into v, where v is the velocity of the particle which is definitely not equal to the velocity of light. So keep that formula in mind. अब ये जो हाइपोथेसिस है ये तो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, हर थियोरी को एक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना जरूरी है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वाज प्रोवाइडेड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में यू टेक अ निकल क्रिस्टल, सो दीज आर एटम्स ऑफ निकल। अब निकल एक मेटल है तो जो भी एटम्स रहेंगे वो लेयर्ड अरेंजमेंट में वो लेयर्स में अरेंज्ड रहेंगे। अगर इस निकल क्रिस्टल पर हम एक्सरेज को इंसिडेंट करेंगे तो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन मतलब ये स्कैटर हो जाएंगे एट ऑल पॉसिबल एंगल्स। इन एक्सरेज को जब हम इंसिडेंट करेंगे
तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, लेट्स कॉल इट थीटा। जब ये रेज डिफ्रैक्ट होंगे, दे एक्चुअली गेट डिफ्रैक्टेड एट ऑल पॉसिबल एंगल्स, बट लेट्स टेक अ रे विच इज गेटिंग परफेक्टली रिफ्लेक्टेड। अगर रिफ्लेक्टेड रे ले लोगे तो रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू फॉर्म एन एंगल थीटा ओवर हियर ओनली। ये जो डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर्स, लेट्स कॉल इट सिंपली इक्वल टू स्मॉल डी। टेक वन मोर पैरेलल रे ऑफ लाइट विच हैज कम लाइक दिस, एंड जो डिफ्रैक्ट हुआ है फ्रॉम द बॉटम लेयर, ये वाला जो रे था, इट इज गेटिंग diffracted from the top layer, and take a ray of light which is diffracted from the bottom layer. Bottom मतलब second layer से. You can have a ray of light diffracted from the third layer also, and that keeps on continuing. अब हमें जानना है कि इन दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कैसा था। तो जब ये रे ऑफ लाइट आया, तब ये दोनों रेज ऑफ लाइट इन फेज थे। मतलब ये जो भी तुम पीक्स देखते हो, ये पीक्स आपस में एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे। सो व्हेन द रेज ऑफ लाइट वर कमिंग, दे वर परफेक्टली इन फेज, बट इफ यू सी द डायग्राम, द सेकंड रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो समझने का ट्राई करो। सो वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर आल्सो, एंड इतना जो लेंथ है, दिस लेंथ विच आई एम मार्किंग इन रेड हियर, दिस मच लेंथ is the extra distance which the second ray of light is traveling. ये extra distance कितना रहेगा ये find करेंगे। If this is d, if this is 90 degree, this is theta. देखो ये जो है ये perpendicular है दोनों rays of light को, तो ये भी 90 है, which means if this is theta, this angle here has to be 90 minus theta. अब ये वाला एंगल भी 90 ही है, this entire angle, this angle here is also 90. अगर ये 90 है जिसमें से ये 90 minus theta है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। We will draw this triangle again. So triangle कुछ ऐसा है, this angle is theta, this distance, the vertical distance, this one is d, that is the distance between the atomic layers of nickel. जो distance हमें चाहिए था वो ये वाला distance चाहिए था, let's call it x. In this triangle, because this is 90 degree, तुम्हारा sin theta का जो value बनेगा, that will be x upon d, and when you rearrange, your x value becomes d sin theta. सो x मतलब जो ये वाला लेंथ हमारा था वो लेंथ, और वो हमें अभी अभी मिला d sin थीटा। सो वी कैन राइट इट हियर ओनली। ये वाला जो लेंथ आ गया दैट इज d इंटू साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला भी लेंथ जो आएगा दैट विल बी d sin थीटा। सो इन दो वेव्स का जो पाथ डिफरेंस आया, दैट पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा प्लस d sin थीटा विच इज 2d sin थीटा। अब देखो 2d sin थीटा अगर लैम्बडा का इंटीजर मल्टीपल रहेगा, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगा that will be in phase with the ray of light coming over here. But like I said, ये दोनों रेज in phase तभी ही रहेंगे जब भी ये पाथ डिफरेंस मतलब 2d sin थीटा लैम्बडा का इंटीजर मल्टीपल आएगा तभी। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्बडा का फ्रैक्शनल मल्टीपल आया, फ्रैक्शनल मतलब प्रॉपर हाफ मल्टीपल, जैसे मान लो लैम्बडा बाई 2 आया, या 3 लैम्बडा बाई 2 आया, या 5 लैम्बडा बाई 2 आया, या ऐसे कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 आया, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे जो भी हमें वेव्स का इंटरफेरेंस होके मिलेगा, वी विल गेट अ वेरी लो इंटेंसिटी। सो इफ यू वांट अ वेरी हाई इंटेंसिटी, इफ यू वांट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है दैट हैज टू बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। सो दिस हैज टू बी n लैम्बडा, वेयर n इज एन इंटीजर, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। This is the condition, like I said, for constructive interference. अब किस एंगल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या नहीं, ये हम डिटरमाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर। सो इस पार्ट ऑफ द सेटअप में यहां पर एक डिटेक्टर होगा। सो यू हैव अ डिटेक्टर राइट हियर, एंड डिटेक्टर इज गोइंग टू टर्न थ्रू दिस एंटायर एंगल। अगर डिटेक्टर ऐसे टर्न करेगा तो हर पोजीशन पर, हर थीटा पर तुम्हें इंटेंसिटी क्या मिलेगा वो डिटेक्ट किया जाएगा, और इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का एक ग्राफ प्लॉट होगा। सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, सो दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज थीटा। थीटा मतलब फिलहाल यहां पर तुम्हारा थीटा 0 होगा। एज यू गो फ्रॉम हियर अप टू द वर्टिकल, तुम्हारा थीटा का वैल्यू 0 to 90 बढ़ेगा। इंटेंसिटी इन अ वे, इंटेंसिटी जो रहता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेव्स दैट यू आर गेटिंग। एंड इंटेंसिटी मतलब मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कंप्लीटली 0 रहेगा। सो या इफ द डिटेक्टर इज ट्रैवलिंग इन दिस मैनर, तो कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहेगा। सो लेट अस से इनिशियली थीटा 0 था, यू गॉट सम इंटेंसिटी, फिर तुम आगे बढ़े, एट अ सर्टेन एंगल यू विल रियलाइज दैट द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज इज वेरी लार्ज।
सो तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा. You get a very large intensity at a certain theta. Let's call it theta 1. फिर तुम जितना थीटा को आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कोई और भी थीटा आएगा जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा. द सेकेंड हाई इंटेंसिटी यू गेट विल हैव अ लोअर पीक. मतलब पीक आएगा बट इससे लोअर वैल्यू पे आएगा. द नेक्स्ट इंटेंसिटी यू गेट विल बी एट अ स्लाइटली लोअर पीक, फिर एक और लोअर पीक एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. इसमें भी एक लिमिट होता है कि तुम्हें कितने पीक्स मिलेंगे, बट उतना डिटेल में फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट में जाता नहीं हूं. आई विल जस्ट टेल यू कि इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का अगर ग्राफ बनाओगे तो काफी सारे एंगल्स ऐसे रहेंगे जहां पर तुम्हें पीक्स मिलेंगे. एंड इन एंगल्स को हम कह देंगे थीटा 1, थीटा 2, द थर्ड पीक यू गॉट लेट अस कॉल इट थीटा 3. जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये सारे पीक्स मिलेंगे. यू माइट एट टाइम्स गेट 1 वीक, मतलब इसके भी कंडीशंस होते हैं. तो कभी कभी एक ही पीक आएगा, कभी कभी 2 पीक्स तक जाएगा. यू कैन हैव 3 पीक्स, 4 पीक्स. दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ दैट यू आर टेकिंग. बट या लाइक आई सेड उस टॉपिक को भी डिस्कस नहीं करते. इट्स नॉट रियली हेल्पफुल एज ऑफ नाउ फॉर जेडब्ल्यू. फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पीक्स मिलेंगे इंटेंसिटी वर्सेस थीटा के ग्राफ में. अब तुम्हें जो पहला पीक मिला, अगर थीटा 1 कंसिडर करोगे तो यहाँ n को 1 लेना पड़ेगा. सो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा में d मैंने कहा इट इज द स्पेस बिटवीन द एटॉमिक लेयर्स. थीटा जो लोगे वो तुम्हें ग्राफ से मिलेगा. मतलब एक्सपेरिमेंटली जब ये तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो डिटेक्टर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे i वर्सेस थीटा का ग्राफ प्लॉट होगा. और जो फर्स्ट पीक मिला वो थीटा 1 रहेगा. अगर यहाँ थीटा 1 यूज किया तो n का वैल्यू 1 डालना है. अगर थीटा 2 का वैल्यू यूज करोगे तो n का वैल्यू 2 डालेंगे. और थीटा 3 यूज करेंगे तो n का वैल्यू 3 डालेंगे. वैसे फोर्थ पीक यूज करोगे तो n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन. सो बेसिकली ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा. एंड ये पूरा जो लॉ हमने अभी स्टडी किया दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ. दिस लॉ ओवर हियर इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ. अब 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा में तुम्हें थीटा 1 मतलब ये sin थीटा और n तुम्हें एक्सपेरिमेंट से मिल गया. लैम्बडा मतलब एक्सरे जो तुमने यूज किया था उसका वेवलेंथ क्या था. ये लैम्बडा एक्सरेज का जो भी है तुम्हें पहले से मालूम रहेगा. सो इफ यू नो दिस ऑल्सो तो तुम्हें d का वैल्यू मिल जाएगा. सो अब तुम्हें d का वैल्यू मिल चुका है. मतलब ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो था इसका वैल्यू तुम जान चुके हो. एंड d इज नोन टू अस नाउ. In the next step, we will replace the X-rays with a beam of electrons. मतलब सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे बट जो एक्सरेज थे इंस्टेड ऑफ एक्सरेज वी विल यूज इलेक्ट्रॉन बीम. अब जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम भी यहां पर आएगा. इलेक्ट्रॉन बीम भी डिफ्रैक्ट होगा और डिफ्रैक्ट होने के बाद एक डिटेक्टर हम इस तरीके से ट्रैवल करवा देंगे और डिटेक्टर भी डिटेक्ट करेगा कि कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमें ज्यादा मिले, कहां पर कम मिले. तो एक इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी प्लॉट होगा. इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का जो ग्राफ आएगा वो इसी तरीके से आएगा. उसमें भी पहला पीक मैक्सिमम रहेगा. वो जिस किसी भी एंगल पे हमें मिला उस एंगल को हम फर्स्ट एंगल कंसिडर करेंगे. उसके लिए n इक्वल टू 1 होगा. सिमिलरली अगर सेकेंड पीक मिला तो उसका जो हाइट रहेगा वो फर्स्ट पीक से कम रहेगा. इसका करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 2 रहेगा. इसके लिए n इक्वल टू 2 यूज करेंगे. सिमिलरली थर्ड पीक मिला तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 3 होगा और उसके लिए n इक्वल टू 3 यूज करेंगे. तो जब भी हमने एक्सरेज को रिप्लेस कर दिया विद इलेक्ट्रॉन बीम तो हमें इस इक्वेशन में क्या क्या पता था. ये जो i वर्सेस थीटा का ग्राफ बना उसमें हमें थीटा पता था, मतलब साइन थीटा मालूम पड़ गया. हमें n पता था बिकॉज हमने कौन सा थीटा लिया, मान लो थीटा 1 ले लिया तो n इक्वल टू 1 लेंगे और साइन थीटा का वैल्यू हमें इस ग्राफ से मिल चुका था. हमें d पहले से पता था बिकॉज एक्सरेज को यूज करके हमने d का वैल्यू पहले से फाइंड करके रखा था. तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का जो लैम्बडा है वो मिल जाएगा. सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज हेल्पिंग अस टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इतना इरेज कर लेते हैं. इट हेल्प्ड अस टू फाइंड लैम्बडा मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. मतलब बेसिकली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने में इस एक्सपेरिमेंट ने हमें हेल्प किया. अब ये जो लैम्बडा था वो थियोरेटिकल लैम्बडा के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा था. मतलब डी ब्रॉगली ने ये लैम्बडा इक्वल टू h by p का जो इक्वेशन दिया, थियोरेटिकली अगर इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा कैलकुलेट करोगे तो वो कैलकुलेटेड लैम्बडा और ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइंड लैम्बडा एग्जैक्ट मैच हो रहा था. नॉट एग्जैक्ट बट ऑलमोस्ट मैच हो रहा था. which is why it is said that this experiment is an experimental evidence for the de Broglie hypothesis. अब यहां से तुम एक्चुअल थियोरेटिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखना है. सो लैम्बडा जो रहेगा बाय de Broglie hypothesis is h by p. और पार्टिकल के लिए अगर मोमेंटम की बात करें
सी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वाज हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m एंड एम वी द होल स्क्वायर इज लाइक लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज q, इसका वैल्यू होता है -1.6 10 पावर -19, बट कैलकुलेशंस में काफी बार सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, सो इट विल बी टेकन एज 1.6 इंटू 10 पावर -19। माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बट कैलकुलेशंस में लाइक आई सेड काफी बार माइनस इग्नोर करेंगे। सो या द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी q मल्टीप्लाइड बाय v, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच वी आर एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बीम हमने लिया था उसे हमने एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया था, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस v आएगा। सो q इंटू v इज गोइंग टू गिव अस द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, और इसे इक्वेट करना था विद p स्क्वायर बाई 2m। इन वैल्यूज को अभी नहीं डालेंगे, वी विल पुट इट लेटर। दिस v like I said is potential difference through which electrons are accelerated। इसी सेटअप को थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो qv इज p स्क्वायर बाई 2m, तो p स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी 2m qv, और रूट ले लेंगे तो p आ जाएगा रूट ओवर 2m qv, एंड फाइनली इस p को हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ये बन जाएगा h अपॉन रूट ओवर 2m qv। अब h का जो वैल्यू है वो हमें पहले से मालूम था, इट इज 6.63 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस किया था। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू इज 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। q का वैल्यू मैंने अभी अभी लिखा, इट इज 1.6 10 पावर -19 कूलम, द स्टैंडर्ड यूनिट हियर इज कूलम, एंड v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच वी आर एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस v को नहीं डालेंगे, बट बाकी सारे वैल्यूज दैट इज h 2 m q ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, तो जैसे ही हम सारे वैल्यूज डाल देंगे हमें लैम्बडा का जो फाइनल वैल्यू मिलता है इट इज 1.23, इट्स एक्चुअली 1.228 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई रूट v। रूट v हमारा बाकी रहेगा, बाकी इन सारे वैल्यूज को अगर सब्सटीट्यूट किया तो सॉल्व करके ये वाला नंबर आएगा, एंड अभी लैम्बडा है तो लैम्बडा वेवलेंथ है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगा, एंड 10 पावर -9 मीटर क्लब करके वी कैन राइट इट एज नैनोमीटर ओनली, सो लैम्बडा बिकम्स 1.228, इसको कभी कभी अप्रोक्सीमेट करके 1.23 भी ले लेते हैं, सो बाय रूट v एंड नैनोमीटर। तो ये तुम्हारा लैम्बडा का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, बट ओनली एंड ओनली इफ यू आर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसलिए बिकॉज तुमने m और q जो डाला था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला था, तो लैम्बडा का अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज अ शॉर्टकट। फॉर एन इलेक्ट्रॉन मतलब ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सो या अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू एक्सेलरेट किया था तो उस v का वैल्यू यहां पे डाल देंगे और लैम्बडा को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे जो भी हमें मिलेगा ये लैम्बडा का कैलकुलेटेड वैल्यू रहेगा। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू बाय द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बिकॉज ये लैम्बडा इक्वल टू h बाई p, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला, तो लैम्बडा कैलकुलेटेड यहां से मिल जाएगा, और वही जो कैलकुलेटेड लैम्बडा था वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जो लैम्बडा हमें मिला इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसके साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। सो दैट इज द रीजन आई सेड दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो या कीप दैट इक्वेशन इन माइंड। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन भी करके दिया, इसको भी याद रखना, एंड दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। कंटिन्यू करो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब ले लेंगे, शेप कुछ ऐसा रहेगा, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करेंगे, सो इट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। वी टेक एनोड एंड कैथोड, सो यहां पर जो प्लेट रहेगा दैट विल बी कैथोड, यहां का प्लेट एनोड रहेगा। कैथोड मतलब ये कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एनोड मतलब ये वाला प्लेट कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। सो आई सेड दिस इज कैथोड एंड दिस इलेक्ट्रोड हियर इज एनोड। अब कैथोड का जो मटेरियल होगा इट विल बी अ ग्रुप 1 एलिमेंट, फॉर एग्जांपल पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम कंसिडर करोगे तो पोटेशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, एंड बिकॉज इट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इट इज वेरी लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सा एनर्जी दे दूं तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को एस्केप करके एटम से फ्री हो सकता है।
सो व्हाट वी डू इज वी गिव दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मान लो यहां से एक लाइट वेव आया, that light wave is incident on the cathode material. Cathode is made up of a material from the group 1 elements, for example potassium. तो अगर ये पोटेशियम था, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी को यूज करके ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को एस्केप करेगा और एटम से बाहर निकल के एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इस सेटअप में बेसिक एनर्जी बैलेंस कैसे काम करेगा ये समझो। एनर्जी ऑफ अ लाइट वेव, energy of a light wave is given by the formula h into f. So hf becomes light wave का energy. ये hf it was used by the electron to come out of the nucleus influence. Let us say जितना energy उसने use up किया, the energy used up by electron to come out from the influence of nucleus, let us say वो energy phi था। ये phi को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, एंड वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर। जैसे अगर पोटेशियम है तो वर्क फंक्शन का एक सर्टेन वैल्यू रहेगा। अगर पोटेशियम का सोडियम कर दोगे तो सोडियम छोटा एटम है और सोडियम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक रहेगा कंपेयर टू पोटेशियम, तो सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, तो वर्क फंक्शन सोडियम का ज्यादा रहेगा कंपेयर टू पोटेशियम। सो ये जो फाई है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। सो वर्क फंक्शन ये लाइक आई सेड मेटल पे डिपेंड करेगा। सो फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जो भी बैलेंस एनर्जी रहेगा दैट द इलेक्ट्रॉन विच कम्स आउट इट विल कैरी एज काइनेटिक एनर्जी। सो प्लस हम कर देंगे के ई मैक्स। मैक्स इसलिए बिकॉज बाहर आने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन ने किसी और सेटअप पे अपना एनर्जी लूज किया तो बाकी का बैलेंस एनर्जी विल नॉट बी काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी थोड़ा और कम हो जाएगा। वी आर कंसिडरिंग कि बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन कहीं और एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, तो जो भी बैलेंस एनर्जी रहेगा दैट द इलेक्ट्रॉन विल कैरी एज काइनेटिक एनर्जी। सो या इसलिए मैंने कहा के ई मैक्स। ये तुम्हारा बेसिक आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन गया। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, बट जस्ट इन केस आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आया तो थोड़े नंबर्स लेके ट्राई कर लो। मान लो वेव का जो एनर्जी था दैट इज 50, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल मान लो 15 था, मतलब 15 एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को 50 का एनर्जी दिया, उसमें से 15 उसने यूज अप कर लिया, तो बचा हुआ जो 35 रहेगा दैट द इलेक्ट्रॉन विल कैरी एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर 50 मतलब एनर्जी ऑफ द लाइट वेव हो गया, 15 इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड बैलेंस काइनेटिक एनर्जी। तो ये 15 और 35 में जो रिलेशन है इट इज 50 इक्वल टू 15 प्लस 35 एंड 50 मतलब एनर्जी ऑफ द लाइट वेव विच इज HF, 15 मतलब वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड 35 मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो भी बाहर आया द एंटायर बैलेंस एनर्जी इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी एंड बाकी का और कोई लॉस यहाँ पर है नहीं। सो ये तुम्हारा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन गया। बस इसी इक्वेशन के बारे में थोड़ा और सोचने का ट्राई करो। देखो जो लाइट वेव का एनर्जी है, मान लो ये एनर्जी हमने दे दिया 50 जूल, जूल नहीं होता है बट लेट अस से 50 इन एनी यूनिट, एक्चुअली ईवी रहता है बट यूनिट्स में नहीं जाते। लेट्स से दैट द एनर्जी ऑफ द लाइट वेव इज 50 बट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 60, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 60 का एनर्जी चाहिए, हमने सप्लाई किया 50 है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिला ही नहीं है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को एस्केप करने के लिए। ऐसे कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा एंड वी विल से दैट देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैपनिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए लाइट वेव का एक मिनिमम एनर्जी होना जरूरी है, उसके नीचे अगर एनर्जी रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। एनर्जी ऑफ द लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक मिनिमम वैल्यू लगेगा सो दैट एनर्जी का एक मिनिमम वैल्यू मिले जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो पॉसिबल रहना चाहिए। सो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन f इज इक्वल्स टू f नॉट, यहां पर f नॉट मतलब ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर f इक्वल टू f नॉट आएगा तो f नॉट मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जस्ट स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे अगर E इक्वल टू HF, मान लो ये 60 है तो वर्क फंक्शन भी इस पॉइंट पे 60 ही रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, बिकॉज जो भी एनर्जी तुमने सप्लाई किया उस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। बैलेंस एनर्जी क्या है? कुछ भी नहीं। अगर बैलेंस एनर्जी कुछ भी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 0 व्हेन इट कम्स आउट। सो my comment is when f is equals to f naught, the kinetic energy of that electron which is coming out, this will be equal to 0.
तो हम F को F नॉट और के मैक्स को 0 डाल देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा एच एफ नॉट इज इक्वल्स टू फाइव प्लस के मैक्स को हमने 0 डाल दिया, तो फाइव का एक और इक्वेशन हो जाएगा एच एफ नॉट। तो जब भी तुम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखोगे उसमें फाइव को तुम लिख पाओगे एज एच एफ नॉट, वेर एफ नॉट इज गोइंग टू बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल जस्ट बिगिन टू टेक प्लेस। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं रहेगा। हमने लाइट वेव्स के लिए एक इक्वेशन पढ़ा था v इक्वल टू एफ लैम्बडा। इफ v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा देन f कैन बी रिटन एज v बाय लैम्बडा, एंड अगर लाइट वेव्स रहेंगे तो v के बदले वी कैन यूज द अल्फाबेट c, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो एच एफ नॉट हमने लिखा, f नॉट कैन बी रिटन एज c बाय लैम्बडा नॉट। So you can write phi as hf naught or you can write it as hc by lambda naught, and once again lambda naught जो है that is the threshold wavelength। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा कमेंट था that when f is less than f naught then there is no photoelectric emission, बट वही चीज अगर लैम्बडा के लिए कमेंट करोगे तो देखो f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। अगर f बड़ा रहेगा तो लैम्बडा छोटा रहेगा, तो लैम्बडा के लिए पूरा कमेंट रिवर्स हो जाएगा। f लेस देन f नॉट तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं आएगा, बट देन लैम्बडा विल बिकम ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट, बिकॉज f को अगर लिख लोगे c बाय लैम्बडा एंड f नॉट को लिख लोगे c बाय लैम्बडा नॉट, तो इनइक्वालिटी ऐसे था, you can take lambda naught here and lambda over here and cancel c on both the sides, so lambda naught will be less than lambda। so अगर lambda greater than lambda naught आ गया तो वापस कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं रहेगा। इट सो हैपेंस कि lambda अगर एनर्जी का फॉर्मूला एच एफ था और f को लिख लोगे v बाय लैम्बडा, मतलब लाइट है तो v के जगह पे c लिख लेंगे, तो लैम्बडा अगर छोटा रहेगा तो एनर्जी बड़ा रहेगा, एंड लैम्बडा बड़ा कर दोगे तो एनर्जी छोटा हो जाएगा। तो अगर मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो लैम्बडा नॉट पे तुम्हारा मिनिमम एनर्जी आ गया, अगर लैम्बडा नॉट को कम कर दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, एंड अभी सफिशिएंट एनर्जी रहेगा फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू हैपन। बट लैम्बडा अगर बढ़ा दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगा एंड द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में नॉट हैपन। तो अगर लैम्बडा को लैम्बडा नॉट से बड़ा ले लोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का होना पॉसिबल नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी को भी समझ के रखना। वी हैव स्पोकन अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए f का f नॉट से बड़ा होना जरूरी है। f अगर लेस देन f नॉट रहेगा या लैम्बडा अगर ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला नहीं है। सो व्हेन f इज ग्रेटर देन f नॉट एंड लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा नॉट, तभी तुम इक्वेशन बना पाओगे यही वाला hf इज इक्वल्स टू फाइव, लेकिन फाइव को लिखेंगे एज hf नॉट प्लस जो काइनेटिक एनर्जी था इसे लिख लेंगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वंस अगेन वी मैक्स मतलब फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी रहेगा वो, इसे ही थोड़ा रीअरेंज कर लोगे तो एच एफ नॉट कैन बी टेकन ऑन द लेफ्ट एंड यू गेट h इंटू एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये बस छोटा मोटा रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट ठीक है वो तुम न्यूमेरिकल्स के टाइम भी कर लोगे, बट मेनली तुम्हें किस टर्म को कैसे रिप्लेस करना है वो तुम्हें समझना चाहिए। तो ये वाला एक फॉर्मेट रहेगा। लाइक आई सेड, अगर लैम्बडा के टर्म्स में लिखने का ट्राई करोगे तो एच एफ ये बन जाएगा एच सी बाय लैम्बडा। सी इसलिए लिखा बिकॉज ऑल ऑफ द वेव्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर लाइट वेव्स। ये जो इंसिडेंट तुमने किया था ये सारे लाइट वेव्स थे। सो यस एफ को लिख लिया मैंने यहाँ से सी बाय लैम्बडा, सो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा। एफ नॉट को लिख लेंगे सी बाय लैम्बडा नॉट, तो फाइव जो था वी कैन राइट इट एज एच सी बाय लैम्बडा नॉट ऑल्सो, प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। एंड इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर लोगे तो जैसे ये वाला टर्म लेफ्ट में गया था ये वाला टर्म तुम लेफ्ट में ले पाओगे। सो एच सी तुम्हारा कॉमन आ जाएगा एंड लेफ्ट में आ जाएगा वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू राइट में आ जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। Once again, the rearrangement and all you can do it while you do the numericals, but mainly तुम्हें ये वाला इक्वेशन कैसे लिखना है वो समझ में आना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। देखो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था ये तुम्हारा HF था, HF में से फाई जो था वो इलेक्ट्रॉन ने यूज अप कर लिया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन केम आउट इट वाज कैरिंग काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू के मैक्स। यहां पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको कनेक्टेड था तो ये नेगेटिव था
और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उसको पुश करेगा थ्रू द सर्किट। ये पुश इफेक्ट जो है इसके वजह से तुम्हें सर्किट में एक करंट मिलेगा एंड यू वर फाइनली गेटिंग अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज कैथोड नेगेटिव था और एनोड पॉजिटिव था। अगर मुझे एमिट किए गए इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से रोकना है, मतलब मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मिल रहा था उसे जीरो करना है, तो मैं बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दूंगा। इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दो। अभी इस टर्मिनल को, इस इलेक्ट्रोड को तुम पॉजिटिव बना दो बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो था एनोड इसे तुमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल पे, तो अभी ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव बन जाएगा। अभी इसे कैथोड नहीं कहेंगे, इसे एनोड नहीं कहेंगे, सिंपल ये वाला टर्मिनल तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। व्हाट वी हैव डन इज जो बैटरी का पोलैरिटी था वो हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन अभी अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ओनली, और जब भी तुम्हारा रिवर्स पोलैरिटी सफिशिएंटली स्ट्रांग रहेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा और सर्किट में कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें नहीं मिलेगा। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वी कैन से दैट ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया था इट वाज कैरिंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ के मैक्स। तुमने ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी रिवर्स कर दिया एंड एनर्जी का फॉर्मूला अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में देखोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला वाज QV। यहां पर Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड में लेंगे 1.6 10 पावर -19 कूलम, और V मतलब जो रिवर्स पोटेंशियल तुमने अप्लाई किया फॉर गेटिंग अ जीरो करंट, ये रिवर्स पोटेंशियल को यहां V बोल देंगे। तो इतना एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया इन द रिवर्स मैनर टू काउंटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा टू के मैक्स। सो QV, इसमें जो V है इसे हम V नॉट लिखेंगे एंड V नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो रिवर्स पोटेंशियल, इट इज दैट रिवर्स पोटेंशियल फॉर विच द photoelectric current became equal to zero. सो या इसे V नॉट कहेंगे, और Q के जगह पे भी हम काफी बार स्मॉल e लिखते हैं। इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड में ले लोगे तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये वैल्यू पहले डिस्कस किया था। अभी इसी चीज को अगर मैं वापस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में डाल दूं तो यहां पर HF इक्वल टू 5, तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा HF इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन प्लस जो के मैक्स हमें यहां पे लिखना था वी कैन राइट इट एज EV नॉट। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखने का ये भी एक तरीका होगा एंड ये तरीका भी तुम्हें पता होना चाहिए। एट दिस पॉइंट स्टार्ट लर्निंग और स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द ग्राफ्स विल बिहेव। पहला तुम्हें ग्राफ बताना होगा ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट I वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर इक्वेशन देखोगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाज HF इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। देखो फाई तो मेटल पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेट अस से इसका कांस्टेंट वैल्यू है 20। अब HF में अगर मैं F को बढ़ाते जाऊं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, अगर मैं F को बढ़ाते जाऊंगा तो HF का वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे HF बढ़ेगा वैसे के मैक्स बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ट्रैवल फास्टर एज F विल इंक्रीज बिकॉज F बढ़ेगा। मान लो पहले 50 था, फिर 60 किया, फिर 70 किया। अगर 50 था तो के मैक्स 30 था, 60 पे 40 आएगा, 70 पे 50 आएगा। सो एज आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी HF बढ़ेगा और HF के बढ़ने से मेरा के मैक्स भी बढ़ेगा। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फास्टर। करंट का फॉर्मूला था चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फास्टर द टाइम रिक्वायर्ड विल रिड्यूस, एंड टाइम अगर कम हो जाएगा तो करंट का ओवरऑल वैल्यू बढ़ना चाहिए। अब करंट का जो वैल्यू बढ़ता है इस इफेक्ट की वजह से इट इज नेग्लिजिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन के फास्टर ट्रैवल करने की वजह से जो करंट बढ़ेगा वो इफेक्ट काफी कम रहेगा। मेनली जो करंट आएगा इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया उस पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां पर अगर तुम एक वेव हिट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अगर 10 वेव्स को हिट करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, एंड 10 इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो एक इलेक्ट्रॉन के करंट से ज्यादा रहेगा। सो जो करंट है the photoelectric current will mainly depend on the number of electrons and not how fast the electrons are traveling. इलेक्ट्रॉन अगर फास्ट ट्रैवल करेंगे तो करंट बढ़ेगा, बट इसका इफेक्ट इतना ज्यादा दिखता नहीं है ग्राफ्स में। करंट में जो भी चेंजेस रहेंगे
वो चेंज का मेन कॉज रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हेन वी आर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ आई वर्सेस एफ, आई एम अज्यूमिंग दैट इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा. इंटेंसिटी इज कांस्टेंट. जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट वेव is defined as energy of the wave per unit area per unit time. But intensity in a way it is proportional to the number of waves that you are taking. मतलब अगर तुम 100 वेव्स ले लोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, अगर 5 वेव्स ले लोगे तो इंटेंसिटी कम रहेगा. बट हर वेव का जो एनर्जी आएगा, एनर्जी इज एच एफ पर वेव. अगर तुमने n नंबर ऑफ वेव्स ले लिए तो जो टोटल एनर्जी आएगा, द टोटल एनर्जी विल बी n इंटू एच एफ. तो पर वेव तुम्हारा एनर्जी एच एफ से आएगा, और ऐसे तुमने कितने वेव्स लिए, दैट नंबर ऑफ वेव्स विल डिपेंड, मतलब इंटेंसिटी जो रहेगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेव्स. सो आई एम सेइंग दैट इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा. इंटेंसिटी वी विल नॉट चेंज. इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ वेव्स उतने ही है. अब तुम्हारा करंट कैसे वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ. सो हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का एक मिनिमम वैल्यू लगेगा एफ नॉट. अगर एफ नॉट से कम फ्रीक्वेंसी लोगे तो तुम्हारे लाइट में इतना एनर्जी ही नहीं था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्रिएट कर सके. अगर एफ नॉट से बड़ा फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो तुम्हें करंट मिलना शुरू हो जाएगा. सो द ग्राफ इज एक्चुअली गोइंग टू लुक लाइक दिस. देयर इज नो करंट, एब्सोल्युटली जीरो करंट in the region where f is lesser than f naught. So I equal to 0 for f lesser than f naught. एंड अगर f naught से बड़ा कर दोगे तो तुम्हें एक कांस्टेंट करंट मिला. अब करंट कांस्टेंट क्यों रहा वो दोबारा एक बार बोलता हूं, समझ लो. इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स हमने उतने ही लिए हैं. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर मैंने यहाँ पर 50 वेव लिए थे तो 50 इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट होंगे. तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा स्पीड अप हो जाएंगे, बट पहले अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अभी भी 50 इलेक्ट्रॉन्स ही है. एफ के बढ़ाने से इन लोग का जो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग है वो बढ़ जाएगा. स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ने की वजह से तुम्हारा करंट बढ़ना चाहिए, बट स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ने से करंट में जो इफेक्ट रहता है इट इज नेग्लिजिबल. सो करंट जो रहता है वो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग से नहीं बढ़ता, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग आउट वो कांस्टेंट था. इसलिए तुम्हारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आया वो भी कांस्टेंट आया इन द रीजन वेयर एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट. तो ये तुम्हारा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया. ट्राई प्लॉटिंग द नेक्स्ट ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी. अब इंटेंसिटी मतलब मैंने कहा नंबर ऑफ वेव्स. देखो अगर मैंने एक सर्टेन वेव लिया जिसके लिए एच एफ का वैल्यू मान लो 30 है और फाई का जो वैल्यू है ये 50 है. एक वेव एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, बट इस वेव में इतना एनर्जी ही नहीं था कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, बिकॉज रिक्वायरमेंट 50 का था, हमने 30 सप्लाई किया. अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मतलब जो एक वेव में ले रहा था उसके बदले मान लो मैंने 50 वेव्स ले लिया, लेकिन 50 के 50 वेव्स में पर वेव का एनर्जी 30 ही है. अगर सबका एनर्जी 30 है तो 50 वेव्स आर गोइंग टू गो, दे आर गोइंग टू हिट 50 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट 50 ही था. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो मैंने नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा दिए. हर वेव का एनर्जी 30 था, हर वेव इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए निकलने का जो रिक्वायरमेंट था वो 50 का था, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा. सो इंटेंसिटी चाहे मैं कितना भी बढ़ा दूं, there will be zero photoelectric emission because जो HF का वैल्यू है it is lesser than the work function of the metal. So अगर मुझे photoelectric current चाहिए, I need to maintain a constant value of F. I am taking F as constant, but I am taking a value of F greater than F naught, because अगर F less than F naught करेंगे, if F is less than F naught, then there is no photoelectric current, no photoelectric emission, no matter how much ever intensity is increased. Like I said, intensity अगर इंक्रीज करोगे तो पर वेव एनर्जी 30 था, फाई का रिक्वायरमेंट 50 था. इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो तुमने 50 वेव लिया था, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो 5000 वेव्स हो जाएगा, 10,000 वेव्स हो जाएगा, 1 करोड़ वेव्स हो जाएगा. बट हाउ डज इट मैटर, बिकॉज पर कोलिजन, पर इंसिडेंस, अगर तुम्हारा एनर्जी 30 था
और पर इंसिडेंस एनर्जी रिक्वायरमेंट 50 था, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं पाएगा. So when you take F lesser than F naught, photoelectric emission is not going to happen no matter how much ever the intensity is increased. So F को तुम्हें greater than F naught रखना पड़ेगा. मतलब ये जो एनर्जी है उसे अगर 60 रख दोगे, अब अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जब एक वेव लिया था तभी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर 50 वेव्स लोगे तो अभी तुम्हारा 50 इलेक्ट्रॉन आएगा. एंड क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा. अभी 50 के बदले अगर 5000 वेव्स ले लोगे तो 5000 वेव्स से 5000 इलेक्ट्रॉन आएगा. एंड 5000 इलेक्ट्रॉन मतलब करंट वापस बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया. So the current was depending only on the number of electrons and once again not on the speed with which they are traveling. So intensity बढ़ाने से करंट तुम्हारा लीनियरली बढ़ जाएगा. तो जो ग्राफ रहेगा इट विल बी अ लीनियर ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. बिकॉज इंटेंसिटी जीरो रखोगे तो करंट भी जीरो आएगा. इंटेंसिटी जीरो मतलब नंबर ऑफ वेव्स तुमने कुछ लिया ही नहीं था. एक वेव लोगे तो थोड़ा करंट, दो वेव्स लोगे तो प्रोपोर्शनेटली करंट बढ़ेगा, डबल हो जाएगा. 50 वेव्स लोगे तो 50 वेव्स का करंट. सो द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी लीनियर. बट करंट तुम्हें तो ही मिल पाएगा अगर एफ ग्रेटर देन एफ नॉट है तो. सो या दैट्स अबाउट द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मीनिंग क्या रहेगा वो अच्छे से समझ के रखना. ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हेल्पफुल रहेगा. सो या करंट वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा. वी स्टडीड द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. लेट्स मूव ऑन. We need to study the graph of current versus applied potential difference. Current versus applied potential difference का ग्राफ हमें दो कंडीशंस के लिए पढ़ना होगा. So let us say in the first condition मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता हूं. अगर हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. ये जो बैटरी हमने कनेक्ट किया था यहां पर, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर वेरी करेंगे तो करंट कैसे वेरी होगा यही हमें देखना है. एंड वी आर चेकिंग इट फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज. लेट अस से द इंटेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1. I1 पे ग्राफ समझने का ट्राई करो. I1 जो भी इंटेंसिटी है, F कांस्टेंट है, लेट अस से F इज ग्रेटर देन F नॉट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला है. स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो रहेगा तो F ग्रेटर देन F नॉट में थोड़ा बहुत तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास. यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ करंट. अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल होने का स्पीड बढ़ जाएगा. इससे करंट तुम्हारा स्लाइटली इंक्रीज होगा. बट लाइक आई सेड द करंट डज नॉट डिपेंड on how fast the electrons will travel. It only depends on the number of electrons that are coming out. At a certain intensity I1 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कितना बाहर आएगा ये फिक्स्ड रहेगा. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट आर फिक्स्ड, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट रहेगा. सो एट दिस वैल्यू यू विल स्टार्ट गेटिंग अ कांस्टेंट करंट. ये जो कांस्टेंट करंट तुम्हें मिला, इस कांस्टेंट करंट को, ये जो कांस्टेंट करंट यहां पर मिला, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट. I will write that here. This is your saturation current. And that is saturation current for an intensity which is equal to I1. So ये तुम्हारा I1 intensity पे तुमने ग्राफ प्लॉट किया for potential difference, I mean for current versus potential difference. अब अगर बैटरी को रिवर्स कर दोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस में क्या ग्राफ बनेगा. अगर तुमने ये वाला बैटरी हटा के पोटेंशियल्स को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स पोटेंशियल में बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो इसी टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा. और रिवर्स पोटेंशियल को जब सफिशिएंटली तुम स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो बाहर आया हुआ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा इसी इलेक्ट्रोड के अंदर. एंड इस पॉइंट पे तुम्हारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो जीरो आएगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो सर्किट में कोई करंट आएगा ही नहीं. सो एट अ सर्टेन रिवर्स पोटेंशियल यू गेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू जीरो. तो ये जो ग्राफ रहेगा, रिवर्स पोटेंशियल पे तुम्हारा करंट 0 0 0 होते जाएगा. एंड एट सम वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट अ जीरो करंट एंड दिस इज कॉल्ड V नॉट. ये V नॉट हो जाएगा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस इज V नॉट फॉर इंटेंसिटी इक्वल टू I1, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द I1 इंटेंसिटी. अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मतलब I2 इंटेंसिटी के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ वेव्स मैंने बढ़ा दिए. अगर नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस भी बढ़ जाएंगे. मतलब जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर बढ़ जाएगा. अगर नंबर बढ़ जाएगा तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा. मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं तो मेरा करंट स्लाइटली इंक्रीज होगा. देयर विल बी अ स्लाइट इंक्रीज.
बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट ज्यादा रहेगा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल फास्टर, बट ये फास्ट ट्रैवल का करंट पे ज्यादा कोई असर नहीं होने वाला है। करंट मेनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी सेकंड केस में बढ़ा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा रहेंगे, तो इस केस में जो तुम्हें सैचुरेशन करंट मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज अभी पोटेंशियल डिफरेंस तुम चाहे कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, करंट में उसका कोई असर नहीं आएगा। एंड करंट उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा नंबर ऑफ एमिशंस था, जो एक सर्टेन इंटेंसिटी I2 के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो सैचुरेशन करंट मिल तो गया, बट क्योंकि I2 ग्रेटर देन I1 था, सेकेंड केस का सैचुरेशन करंट फर्स्ट केस के सैचुरेशन करंट से ज्यादा है, बिकॉज सेकेंड केस में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू आर गेटिंग आर मोर, बिकॉज नंबर ऑफ वेव्स वर मोर व्हेन यू टुक अ हायर इंटेंसिटी। सो या दिस इज योर इंटेंसिटी I2, ये इंटेंसिटी I1 का सैचुरेशन करंट। रिवर्स पोटेंशियल जब इस केस में अप्लाई करोगे तो इसमें भी तुम्हारा करंट जीरो होना स्टार्ट कर देगा, एंड दिस करंट विल ऑल्सो बिकम जीरो एट अ सर्टेन पोटेंशियल। इस केस में जो रिवर्स पोटेंशियल आएगा, इवन इफ द इंटेंसिटी इज I2, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तुम्हारा रिवर्स पोटेंशियल इन दोनों केसेस में सेम आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था दैट वाज HF इक्वल टू 5 प्लस जो तुम्हारा KE मैक्स था, जो तुम्हारा यहां पर हमने पढ़ा था, जो तुम्हारा KE मैक्स था उससे हम EV नॉट भी लिख सकते हैं, दैट इज द जिसमें V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब आइंस्टाइंस इक्वेशन लिखेंगे HF इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्स को लिख लेंगे EV नॉट, एंड V नॉट का इक्वेशन अगर बना देंगे तो दैट विल बी HF माइनस 5 द होल अपॉन E। तो V नॉट जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने कांस्टेंट रखा था, मतलब I1 बोलो या I2 बोलो, फ्रीक्वेंसी तो वही था, एंड फ्रीक्वेंसी क्योंकि वही था इसलिए दोनों का जो V नॉट का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तुम्हारा V नॉट रिवर्स पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, V नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, V नॉट only depends on frequency of incident light। तो V नॉट का F पे डिपेंडेंस जो है उसका इक्वेशन भी है हमारे पास, एंड या फ्रॉम दैट इक्वेशन वी वेरी वेल नो दैट V नॉट विल डिपेंड ओनली ऑन F। और क्योंकि F हमारा कांस्टेंट था, इन दोनों डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा I वर्सेस V का, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को वेरी किया। सेकेंड सेटअप में वही हम लोग I वर्सेस V का ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस केस में हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। सो लेट्स प्लॉट टू ग्राफ्स फॉर F1 एंड F2, एंड दोनों F1 एंड F2 वी आर ensuring that they are greater than F naught, because they are greater than F naught photoelectric emission is going to happen। इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए जो नंबर ऑफ वेव्स हमने लिए वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ वेव्स कांस्टेंट है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो दोनों के लिए उतने ही निकलेंगे, एंड क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें सेम मिलते हैं, दोनों में जो हमें सैचुरेशन करंट मिलेगा वो सेम मिलेगा। सो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे, बट स्पीड का इफेक्ट करंट पे ज्यादा था नहीं, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, एंड उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का ज्यादा कोई इफेक्ट करंट पे दिखेगा नहीं। सो द सैचुरेशन करंट दैट यू गेट, दिस सैचुरेशन करंट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ F1 एंड F2। बट रिवर्स पोटेंशियल में क्या होगा, अगर मैं F2 ग्रेटर देन F1 कह दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारा इक्वेशन था V नॉट इक्वल टू HF माइनस पाई अपॉन E। अगर F बढ़ा दोगे तो V नॉट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। सो अगर F2 बढ़ा था तो V नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी विल बी लार्जर, एंड नेगेटिव साइड में देखोगे तो लार्जर वैल्यू जो है वो थोड़ा और लेफ्ट में जाएगा। सो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस एंड अ ग्राफ लाइक दिस। ये जो छोटा स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें मिला, छोटा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट 1। V नॉट 1 मतलब दिस करेस्पॉन्ड्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फ्रीक्वेंसी F1, और ये जो थोड़ा दूर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला, मतलब जो थोड़ा बड़ा वैल्यू मिला, दिस इज V नॉट 2। इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी, एंड बिकॉज F2 was greater than F1, V नॉट 2 will be greater than V नॉट 1। एट दिस पॉइंट एक क्वेश्चन का आना काफी कॉमन है कि नेगेटिव साइड पे अगर ये वैल्यू मान लो -5 है और ये वैल्यू -10 है, तो -5 और -10 में न्यूमेरिकली तो -5 बड़ा हो जाएगा। देखो नेगेटिव वैल्यू मतलब ये रियलिटी में नेगेटिव वैल्यू है नहीं, बिकॉज हमने नेगेटिव क्यों बोला, नेगेटिव सिर्फ इसलिए बोला बिकॉज
इस पॉइंट पर तुम बैटरी का सिर्फ पोलैरिटी रिवर्स कर रहे थे, बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन में जो देखेंगे उसको हमने नेगेटिव बोला। तो एक्चुअली ये वैल्यू तो +5 ही है, बस इट इज +5 फॉर द रिवर्स बैटरी का जो पोलैरिटी रिवर्स किया उस सेटअप के लिए ये वैल्यू था, इसलिए नेगेटिव आया। बाकी एक्चुअल वैल्यू जो इक्वेशंस वगैरह में डालोगे वो 5 ही डालना है, और इसका वैल्यू डालोगे तो 10 ही डालना है। तो जब भी हम बात करेंगे हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू हमें मिला ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनल मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट द साइन। सो कीप दैट डिस्कशन इन माइंड। V naught का वैल्यू फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी is higher than the V naught value for the first frequency. That's how we will talk about it. So yeah, stopping potential अलग आया because frequencies तुम्हारे अलग थे, and higher frequency के लिए the stopping potential will be higher, lower frequency के लिए the stopping potential will be lower. तो ये तुम्हारा IV का ग्राफ हो गया, करंट फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। टेक वन लास्ट ग्राफ. This is the graph of V naught. V naught मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। V naught वर्सेस F का इक्वेशन हमने अभी ही देखा था, HF इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी आल्सो राइट इट एज EV naught। रीअरेंज किया था तो 5 यहां पर गया था और E से डिवाइड भी किया था, सो V naught बिकम्स HF माइनस 5, द होल अपॉन E करेंगे तो E को भी सेपरेट करना होगा। सो ये तुम्हारा V naught का इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ F. इट इज एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c। यहां y पर हमने V naught को प्लॉट कर दिया, x पे हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, सो दिस f करस्पॉन्ड्स टू x। तो x का जो भी कोएफिशिएंट है, मतलब f का जो कोएफिशिएंट है h अपॉन e, ये हमारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप आएगा। अब h अपॉन e टोटली कांस्टेंट वैल्यू है बिकॉज h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कांस्टेंट आएगा। और यहां पर ये जो टर्म है दैट इज c, प्लस c को कंपेयर करोगे तो दैट इज माइनस पाई अपॉन e। तो ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा। द y इंटरसेप्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। यहां पर e तो कांस्टेंट है बट phi डिपेंड्स ऑन द मेटल। मतलब अगर ये कैथोड का जो मेटल यूज किया था, यहां पर हमने ये कैथोड का जो मेटल यूज किया था, अगर ये मेटल को चेंज करते जाओगे तो phi का वैल्यू चेंज होगा और जो y इंटरसेप्ट मिलेगा वो भी चेंज होते जाएगा। हाउ इट विल चेंज, टेक अ लुक। मैंने कहा ये जो ग्राफ रहेगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप आएगा h अपॉन e, ये स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव आएगा और y इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। सो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। लाइक आई सेड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज h अपॉन e, the y intercept that you get here is going to represent minus phi upon e। मान लो मैंने दो अलग मेटल्स के लिए ग्राफ प्लॉट किया, लेट अस प्लॉट द ग्राफ फॉर पोटेशियम एंड सोडियम। अगर ये पोटेशियम का ग्राफ था, देखो सोडियम के लिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक में रहेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, तो जो phi का वैल्यू रहेगा वो सोडियम के लिए ज्यादा रहेगा। phi ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन द phi ऑफ पोटेशियम। अगर सोडियम का phi ज्यादा रहेगा तो माइनस पाई अपॉन ई करोगे तो सोडियम का जो इंटरसेप्ट है वो ज्यादा नेगेटिव आएगा। ज्यादा नेगेटिव मतलब y एक्सिस पे थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, इसे इरेज कर लो। मैंने कहा था माइनस पाई अपॉन ई। सो या एज यू गो लोअर इन द y एक्सिस तुम यहां पर आओगे और सोडियम का जो इंटरसेप्ट है वो यहां पर आएगा। ये तुम्हारा पोटेशियम का इंटरसेप्ट हो गया, दिस विल बी 5 सोडियम अपॉन ई एंड एक्चुअल इंटरसेप्ट इज माइनस ऑफ 5 सोडियम अपॉन ई। और अगर सोडियम के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो स्लोप रहेगा वो तो h अपॉन ई ही आएगा एंड h अपॉन ई रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट मटेरियल यू टेक। तो लाइन विल बी पैरेलल टू दिस ओनली। मतलब इस लाइन का भी अगर स्लोप देखोगे तो दैट विल बी m इक्वल टू h अपॉन ई ओनली। एंड सोडियम का लाइन है तो तुम्हारा जो y इंटरसेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव आएगा बिकॉज लाइक आई सेड phi ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन phi ऑफ पोटेशियम। और ये तुम्हारा लाइन हो जाएगा सोडियम के लिए। तो ये तुम्हारा अलग अलग मेटल्स के लिए V नॉट वर्सेस F का ग्राफ हमने प्लॉट किया। V नॉट वर्सेस F के ग्राफ के लिए याद रखना कि नो मैटर व्हाट मेटल यू टेक तुम्हारा स्लोप जो रहेगा सेम आएगा। तो सारे लाइंस पैरेलल रहेंगे फॉर ऑल मेटल्स, बस उनका जो इंटरसेप्ट रहेगा वो वेरी करते जाएगा। अगर इसी में सीजियम ले लोगे तो सीजियम इज अ मेटल विच इज बिगर देन पोटेशियम, उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर रहेगा और उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन वो छोटा रहेगा। तो सीजियम का अगर phi ले लोगे
तो phi of CS will be lesser than that of potassium. अगर सीजियम का phi पोटेशियम से छोटा है तो यहां से सीजियम का जो C वैल्यू आएगा वो कम नेगेटिव आएगा. कम नेगेटिव मतलब इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर जाएगा, तो सीजियम का लाइन प्लॉट करोगे तो वो इनको पैरेलल आएगा. This will be the line you get for cesium CS. It is parallel to that of potassium and sodium because slope of the line will be equal to H upon E only. And जो intercept तुम्हें यहाँ पर मिला for cesium, that is minus pi of cesium divided by E. ये intercept थोड़ा कम negative रहेगा compared to potassium and sodium because of this very result. तो ये तुम्हारा stopping potential versus frequency का ग्राफ हो गया. यहाँ पर x इंटरसेप्ट पे क्या रिप्रेजेंट करेगा ये सोचने का ट्राई करो. अगर x इंटरसेप्ट देखोगे, पोटेशियम के लिए बोल रहा हूँ, x इंटरसेप्ट मतलब तुम्हारा V0 का वैल्यू हमने 0 ले लिया. अगर V0 को 0 ले लोगे तो KE max was equal to EV0. अगर V0 को 0 डाल दोगे तो KE max तुम्हारा 0 आएगा. एंड KE max 0 तभी था जब तुम थ्रेशोल्ड वैल्यूज ले रहे थे. So when you were taking these threshold values, threshold frequency या threshold wavelength ले रहे थे, तब तुमने KE max को 0 किया था. So अगर KE max को 0 डाल दोगे, अगर KE max तुम्हारा 0 आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है on the x axis वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा था. This is actually going to represent the threshold frequency. तो ये तुम्हें F0 रिप्रेजेंट करेगा फॉर पोटेशियम. और अगर ये इंटरसेप्ट से तुम्हें F0 मिल गया तो F0 से तुम्हें पोटेशियम का जो फाई रहेगा वो मिल जाएगा, बिकॉज फाई का वैल्यू था HF0. सो यहां से तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा फॉर द करस्पॉन्डिंग मेटल. एंड करस्पॉन्डिंग जो वर्क फंक्शन रहेगा वो तुम HF0 से फाइंड कर पाओगे. तो ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा जो तुम्हें V0 वर्सेस F के ग्राफ से मिल पाएगा. सो या दिस इज इट विद द ग्राफिकल पार्ट ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. टोटल हमने 5 ग्राफ्स पढ़े. V0 वर्सेस F का ग्राफ, फिर I वर्सेस V का ग्राफ फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी, I वर्सेस V का ग्राफ फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. वी स्टडीड करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ एंड करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये 5 ग्राफ्स काफी हेल्पफुल रहेंगे and you will be easily able to plot them if you have understood the concept properly. So yeah, this is it with the Einstein's photoelectric effect. And yeah, this is mainly about the 2 topics that I wanted to cover in this particular video. अब कैलकुलेशंस के टाइम एक और शॉर्टकट रहेगा जो यूज करेंगे. एक शॉर्टकट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू h/p था. उसे रीअरेंज करके इस तरीके से लिख पाओगे. एंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक फाइनल फॉर्मूला बनता है लैम्बडा इक्वल टू 1.228/√v नैनोमीटर. तो ये एक शॉर्टकट तुम याद रख पाओगे ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से एक और वैल्यू है जो तुम्हें याद रखना है. एनर्जी ऑफ अ वेव आई सेड इज hf और v इक्वल टू f लैम्बडा था. तो f को हम लिख लेते थे एज v अपॉन लैम्बडा. एंड लाइट है तो लाइट का वेलोसिटी हम c लिखते थे. तो एनर्जी वाज आल्सो बीइंग रिटन एज hc/लैम्बडा. इस लैम्बडा को अगर लेफ्ट में ले लोगे तो ई लैम्बडा बिकम्स इक्वल टू hc. अब ई लैम्बडा अगर hc था, इसको याद रखना, यहां से तुम्हें यूनिट मिलेगा hc का और तुम्हें यहां पर hc का वैल्यू फाइंड करना है. अब h मतलब 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू c का वैल्यू, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8. अब इसका hc का अगर यूनिट लिखना है तो यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर. hc अगर ई लैम्बडा से इक्वल है तो ई का जो यूनिट आएगा दैट विल बी जूल एंड लैम्बडा का यूनिट आएगा मीटर. सो ये तुम्हारा यूनिट आ गया जूल मीटर. hc का जो वैल्यू है वो हमें चाहिए ईवी नैनोमीटर में. सो सबसे पहले जूल को ईवी में कन्वर्ट कर दो. सो hc का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 6.63 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8. सो टोटल हो जाएगा 10 टू द पावर -26. एंड जूल को अगर ईवी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे विद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो ये जूल का कन्वर्जन आ जाएगा ईवी में और ये फिलहाल मीटर ही रहेगा. अब इसको अगर टोटल इवैल्यूएट कर दोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कुछ निकल के आता है 12.37 एंड 12.37 एंड ये 10 पावर -26 अपॉन 10 पावर -19, ये टोटल आ जाएगा 10 टू द पावर -7. सो या 6.63 इंटू 3 अपॉन 1.6 इवैल्यूएट करना इस वैल्यू को एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 12.37. सो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया इन ईवी मीटर. अब नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 लगेगा. इसे अगर 10 टू द पावर -9 करना है तो hc विल बिकम
You can rewrite this figure as 1237 into 10 to the power minus 9 EV nanometer, sorry EV मीटर, एंड फिर ये 10 पावर माइनस 9 मीटर जो है दैट बिकम्स नैनोमीटर. तो एच सी का जो वैल्यू है इट इज 1237 EV 10 पावर माइनस 9 मीटर इज नैनोमीटर. सो EV नैनोमीटर एंड एच सी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन न्यूमेरिकल्स वी ऑफन टेक इट एज 1240 EV नैनोमीटर. सो ये काफी बार सम्स में दिया जाएगा, काफी बार नहीं भी देंगे. If it is given, great. If it is not given, you know it that you have to take HC as approximately 1240 EV nanometer. तो ये वैल्यू जब भी यूज करोगे, मान लो मैंने तुम्हें लैम्बडा दे दिया एज 300 नैनोमीटर और इस वेव का एनर्जी निकाल के बताओ. तो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा HC बाई लैम्बडा. अब क्योंकि लैम्बडा तुमने नैनोमीटर में रखा है, HC का वैल्यू यूज कर लो एज 1240 डिवाइडेड बाई लैम्बडा सीधा डाल दो 300. तो ये तो सिंपली तुम्हें आंसर मिल जाएगा. यू कैन जस्ट कैंसिल अ जीरो अप एंड डाउन, फिर एक डेसिमल से भी काट दो तो ये आ जाएगा 3 एंड ये 12.4 बनेगा एंड 3 से काटोगे तो ये बनेगा 4.13 अप्रोक्सीमेटली 4.1. तो ये हो जाएगा 4.1. 3 भी ले लेंगे. जो यूनिट आएगा HC का यूनिट वाज EV नैनोमीटर, लैम्बडा का यूनिट वाज नैनोमीटर. सो EV नैनोमीटर अपॉन नैनोमीटर, एनर्जी का फाइनल वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा EV के यूनिट्स में. तो ये थोड़ा एक शॉर्टकट वे रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी. एंड न्यूमेरिकल्स में लाइक आई सेड HC का वैल्यू काफी सारे न्यूमेरिकल्स में वी विल बी यूजिंग एज 1240 EV नैनोमीटर. तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना. एंड या दिस इज वेयर आई एम डन विद डिस्कसिंग ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो ये चैप्टर वेदर यू आर रीडिंग इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और NCERT और एनी अदर रेफरेंस बुक यू हैव, इस चैप्टर में तुम्हें थियोरी में और भी बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स मिलते रहेंगे. सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि और भी कोई रेफरेंस बुक अगर आप रेफर करते हो तो उसको भी रीड करना. रीड द होल चैप्टर फ्रॉम दैट रेफरेंस बुक. लाइक आई सेड छोटे मोटे और थियोरी के पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे, बट मेनली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पे फोकस जो कॉन्सेप्ट्स थे वो ये दो थे. And these are the two concepts I have precisely focused on in this particular video. So yes, वीडियो से ये दो concepts definitely सीख लेना. These are the main concepts in this particular chapter. जिस किसी भी रेफरेंस बुक से तुम रेफर करते हो उसमें से ये चैप्टर रीड करना. छोटे मोटे और टॉपिक्स आपको सीखने मिल जाएंगे. And with that you will be wholly prepared for the numericals of this particular chapter. So yeah, this is where I am done with covering all that I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.